हेलो एवरीवन। अगर आपको लगता है कि आप बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट डिजर्व करते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एनीवन एल्स, बट अपने लिए। अगर आपको लगता है कि आपको बिना डिस्टरबेंस के और सीधा टू द पॉइंट बात चाहिए और बेहतरीन एजुकेशनल कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी सीरीज हैं अभी जो लाइन में लगी हुई जिनमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बेसिक से जो पूरा कोर्स है ये सारी चीजें कराई जाएंगी इस चैनल पर। तो अपने लिए और अपने ज़्यादा अच्छी पढ़ाई के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। आज भी हम लोग जो ऑप्शन एलिमिनेशन की जो टेक्निक्स हम स्टार्ट की थी हमने पिछले सेशन में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बट आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो मैंने डेडिकेट किया है आपके अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, अलजेब्रा में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं इन चीजों को और कैसे जल्दी से जल्दी आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, हर जगह पे यूज नहीं होता डेफिनेटली। कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार इस चीज को एम्फेसाइज करता हूं कि कॉन्सेप्ट तो आपको मस्ट है करने, बट कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी आपको करना है। बल्कि मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि इनफैक्ट की जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अलग नहीं है, ये भी अपने आप में कॉन्सेप्ट ही है। तो आपको इनको भी लेकर चलना है अपने साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आपको मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, सीजीएल का ही आया है, आई थिंक 18 में आया है सीजीएल में। देखिए, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। ये क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन है जो मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको स्लाइड की फॉर्म में फ्लैश होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, और क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया है ये एक्सप्रेशन पूछा गया है। ठीक है, और ऑप्शंस क्या दिए गए, ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, मैं भाई नील बटे सन्नाटा आदमी हूं, बिल्कुल मुझको कुछ भी नहीं आता इसमें। ठीक है, मुझको अलजेब्रा का ए भी नहीं आता। मैं कैसे डील करूंगा इस क्वेश्चन के साथ, मुझको केवल ये समझ में आ रहा है, मैं जो सोच सकता हूं बिना किसी बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के। अगर मुझे अलजेब्रा की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि भाई अगर इन दोनों को कोई आदमी ध्यान से देखे तो उसको ये तो पता है कि भाई इन दोनों के अंदर कितने का अंतर है। अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को घटा देते हैं तो इन दोनों में 10xy का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है? 10xy का अंतर आता है। ठीक है, अब मुझको ये बात क्वेश्चन में दी गई है कि भैया xy की वैल्यू क्या है, xy की वैल्यू 1 है, तो यानी 10। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका जो डिफरेंस आएगा वो 10 यूनिट्स का आना चाहिए। 10 यूनिट्स का आएगा या 10 यूनिट्स के मल्टीपल का आएगा। 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, एक ऑप्शन नहीं लिखा गया मैंने, एक सेकंड, डी ऑप्शन और लिख देता हूं। 37 37 बाई 39, 39 बाई 29, 29 बाई लिख दिया मैंने, 37 बाई 29 ये लिख दिया, डी लिख दिया 37 बाई 29। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपको क्या देखना है कि जो 10 का डिफरेंस कहां पर, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, नहीं हो सकता, 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, ये हो सकता है हमारा आंसर। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बात समझ में आ गई आपको। ये कब है, जब आपको अलजेब्रा का कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता, उसके बावजूद भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक चीज होगी। अब ना आपको क्या है, आपको ये सारी चीजें बहुत पता होंगी कि भाई आपको परफेक्ट स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। इस तरीके की टेक्निक्स होती हैं, लेकिन इस चीज को मैं कवर करूंगा थोड़ा सा, जैसे ये जो सेशन है आगे बढ़ेगा वहां पर मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करूंगा कि परसेंट जो आप परफेक्ट स्क्वायर की जो ट्रिक्स लगाते हैं ना, वो आप आधी अधूरी लगाते हैं, उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं वो चीज कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज है, ये तो मैंने एक चीज आपको समझाई कि इस तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है। मैं आपको झलकियां दिखा रहा हूं, झलकियां कि आप में ये संभावनाएं हो सकती हैं। क्या आपने ये अपॉर्चुनिटीज टैप करी है, क्या आपने इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचा है? ठीक है, तो अब मैं क्या है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। एक ये तो जैसे फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या किया जा सकता था, इसके अलावा इसमें क्या किया जा सकता था, देखो भाई, ओ मैंने ऑप्शन ही हटा दिए, जस्ट अ सेकंड। देखिए, इसके अलावा इसमें क्या किया जा सकता था, मैं ऑप्शन फिर से लिख देता हूं। ये हो जाएगा आपको 37 बाई 39 ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा 39 बाई 29। ठीक है, यही ऑप्शन है। अब देखिए मेरी बात को, मुझको अभी भी कुछ नहीं आता, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। इस चीज को ऐसे ही लिखा जा सकता है,
कैसे लिखा गया है वो डिटेल में बताएंगे, ठीक है, वो उसको आगे कवर करते चलेंगे जब बेसिक से अलजेब्रा कवर करेंगे ना। फिलहाल आप मुझको ये बताइए कि इसको ऐसे किया जा सकता है, या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट होगा नहीं आपका। देखिए कैसे किया मैंने, ये इसको पेयरिंग कर दी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मुझको यहाँ से 2xy चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2xy चाहिए। आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी को तो लिखते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझको यहाँ पे 2xy की जरूरत है, तो मैंने 2xy यहाँ पे लिख दिया, इसमें से तोड़ के 5x में से, तो बचा कितना 3xy। ये बात ठीक है मेरी यहाँ पे। सिमिलरली मैं नीचे क्या करता हूँ, मुझको चाहिए 2xy भाई, क्योंकि मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही बनाऊंगा, मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपके पास क्या है -5xy, ठीक है, -5xy। अब आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2xy जोड़ देंगे, क्योंकि भैया आपको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाना है ना, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के लिए 2xy चाहिए, तो आपने अपनी तरफ से 2xy जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन आपने भाई अपनी खेती थोड़ी है, आप अपनी तरफ से थोड़ी कुछ भी कर सकते हैं, आपने जोड़े तो आप घटाएंगे भी, तो आपने अपनी तरफ से यहाँ पे घटा भी दिए। अब तो बात ठीक है भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, अब बात ठीक है। तो अब क्या किया गया आगे, अब इसमें आगे क्या किया गया, अब जो है आपको जस्ट सेकेंड, अब जो है आपको ऊपर वाला जो टर्म है ना उसको लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, इतने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, शॉर्ट में हो जब भी तो होगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -7xy, ये चीज आ गई आपको समझ में। अब क्या है, एक्स वाई तो 1 है, तो इनको तो हटा ही दो, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 दे रखा है। अब मुझको एक चीज समझ में आती है भाई, कि एक्स प्लस वाई परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, नीचे तीन ज्यादा मतलब परफेक्ट स्क्वायर में 3 जोड़ दूं तो मेरा न्यूमरेटर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर में से 7 घटा दूं तो मेरा डिनोमिनेटर आ जाए। ऐसा कहीं हो पा रहा है क्या, परफेक्ट स्क्वायर में 3 जोड़ दूं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। 34 में 3 जोड़ोगे तब 37 आएगा, तो ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि 34 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है। अच्छा 39 है, तो 36 में 3 जोड़ोगे तो 37 तो 39 आ जाएगा, ये बात ठीक है तुम्हारी, न्यूमरेटर में ये बात फिट होती है तुम्हारी, ये वाली कंडीशन फिट हो रही है कि परफेक्ट स्क्वायर में 3 जोड़ दो तो न्यूमरेटर आ जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर यानी 36 में 3 जोड़ देंगे तो 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ये बात यहाँ पे ठीक है। न्यूमरेटर को देख लेते हैं, डिनोमिनेटर को देख लेते हैं एक बार, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां पर जो बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर में से 7 घटा दो, परफेक्ट स्क्वायर में से 7 घटा दो, तो भाई आप परफेक्ट स्क्वायर में 7 घटा दो, यानी परफेक्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए, अगर 7 घटने के बाद 29 आया तो इसका मतलब 36, अगर यहां पर परफेक्ट स्क्वायर 36 रहा होगा तो 36 माइनस 7 करा तो 29 आ गया, ये बात भी फिट होगी आपकी, ये बात भी आपकी फिट होगी, यानी ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। एक और ऑप्शन देख लो, ये वाला ऑप्शन देख लो, 33 दे रखा है, तो यानी कितने में 30 में 3 ऐड किए जब 33 आया होगा, 30 में 3 ऐड किए जब 33 आया होगा, लेकिन 30 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यानी ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो 37/29, 37/29 भाई 37 आप परफेक्ट स्क्वायर में 3 जोड़ेंगे तो 34 में 3 जोड़ा होगा तब 37 आया, लेकिन 34 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो यानी आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये भी इसका तरीका हो सकता था कि परफेक्ट स्क्वायर को कॉम्बिनेशन बना के, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर की जो कहानी है ना वो खत्म नहीं हुई। परफेक्ट स्क्वायर की कहानी इतनी नहीं होती कि आपने जो है +-2 करके देख लिया, +-3 करके देख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर में इतना जोड़ दो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इतनी कहानी नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर में और भी कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को मैं जैसे ही सेशन आगे बढ़ेगा कवर करने की कोशिश करेंगे बाद में, ठीक है। उनके रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चन भी लिए तो उनसे उनको एक्सप्लेन करेंगे। एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी होती है परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चंस को डील करने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मैं एक चीज आपसे बोलता हूं, कि मेरे को ना एक क्वेश्चन दिखाई दिया पेपर में और मैंने उसको देखते ही आंसर मारा, ठीक है। एक क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू, आपको दिया गया √6, पूछा गया है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताओ, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया गया ठीक है। अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, k³ - 3k करना है आपको। क्या होता है इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, क्या होता है k³ - 3k, जब x प्लस 1/x की वैल्यू k के बराबर, x प्लस 1/x की वैल्यू √6 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे k की जगह पे √6 पुट कर देंगे, तो यानी ये हो जाएगा आपका क्यूब -3 √6, ठीक है। यानी ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया √3 √6, ये मेरा आ गया प्रॉपर तरीका। ये तो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीका नहीं करना अभी प्रॉपर तरीका नहीं करना, अभी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स या नॉन कन्वेंशनल मेथड, अनकन्वेंशनल मेथड जो है उनको, ठीक है। चलो उनको देखते हैं।
तो मुझको एक बताओ, मैं आपसे ना बोलता हूं कि भाई मैंने इसका आंसर ना देखते ही मारा था। ये कैसे मारा था? क्योंकि मुझे पता था इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। 3 का डिफरेंस तो आ ही रहा है, साथ में जो अंडर रूट में है वो बड़ा है बाहर वाले से, अंडर रूट में जो है वो बड़ा है बाहर वाले से। भाई ये बात तुम क्या बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रही। ये आपने क्या बात बोली सर, ये मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई होगी, ये बात मैं जानता हूं। तो इसके रास्ते पे चलते हैं, 2 मिनट का काम है, 1 मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था अभी, मैंने आपसे केवल इतनी सी बात बोली थी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k के बराबर होता है। ये बात बोली थी मैंने, मान लिया अपनी तरफ से कि हमारा k के बराबर है। ठीक है, एक्स क्यूब यहां पे क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखिए जैसे ये तुमने ये यहाँ पे रूट के बराबर, ये जैसे x प्लस 1/x है ना तुम्हारा, अगर 6 के बराबर होता तो k बोल देते, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1/x तुम्हारा √6 के बराबर है, तो यहाँ पे तुमने रूट k बोल दिया। ये बात समझ में आ गई तुमको? मतलब अपनी तरफ से अगर रूट लगा, अगर कहीं पर रूट आ रहा है, अगर रूट आ रहा है जैसे नॉर्मल कंडीशन है तो k मान लो, लेकिन कहीं पर रूट आ जा रहा है तो हमने क्या माना है, हमने रूट के साथ ही माना है। अगर कहीं पर 6 है तो k मान लेते हैं उसको, नॉर्मल नंबर है तो, लेकिन कहीं पर रूट के साथ है तो उसको हमने अंडर रूट k मान लिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा क्या हो गया भैया, x प्लस 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू होगी रूट के। अब मुझको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। ये क्या हो जाती है, ये होती है आपकी x प्लस 1/x और x प्लस 1/x का -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स है उनको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -3। ठीक है, ये होता है। हमने कहा ठीक है भैया x प्लस 1/x की वैल्यू हमको पता है, डाल दो इसमें, तो रूट के x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, रूट के का होल स्क्वायर -3। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ हमारा यहाँ पे, ये आ गया रूट के, ये क्या हो गया, ये हो गया k-3। ठीक है, k-3। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे काम की बात आती है। इस एक्सप्रेशन को बड़ा ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन को बड़ा ध्यान से देखो, इसको और इसको लिंक करने की कोशिश करो जो मैंने बात यहाँ पे बोली। अब मुझे एक बताओ भाई, तुम क्या बोलोगे, तुम ये बोलोगे कि सर जो अंदर बाहर है, अंडर रूट के अंदर है के, और एक के है जो बाहर है k-3, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है। भाई एक के है और एक k-3 है, दोनों के बीच में 3 का अंतर है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इस ऑप्शन में देखो 6 -2 4 का अंतर है, 6 -4 2 का अंतर है, 6 -3 3 का अंतर है, 7 -6 1 का अंतर है। समझ में आ रही है बात, ये सारे डिफरेंसेस है। हमको कितने का डिफरेंस चाहिए, हमको 3 का डिफरेंस चाहिए, तो इसी बेसिस पे तुम इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे। ये एग्जैक्टली आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से फ्रेम किया है, फैब्रिकेट किया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आए, मतलब इतने ज्यादा नहीं है इनकी संख्याएं, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं। भाई तुम एक बार बताओ, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आया था तो सीधे आंसर लगा देते तो कितना फायदा होगा तुम्हारा। ठीक है ना, जिस बच्चे ने नॉर्मल जो मेथड होते हैं उनमें शॉर्टकट जो याद किए हुए हैं उनसे भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो आपने क्या किया 3, लेकिन अगर ऑप्शन वाला और फंसा दे, ऑप्शन वाला और फंसा दे, वो ये कहे कि ई ऑप्शन दे दिया मैंने जो कि है √6 × 3, 3√6 है तुम्हारा आंसर। यहां पे क्या था, 3√6 था, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 6√3। अब तुम कहोगे कि भैया डिफरेंस तो यहां पे भी दोनों में 3 ही आ गया, डिफरेंस तो यहां पे भी दोनों में 3 का ही आ गया, लेकिन हम क्या बोलेंगे भैया डिफरेंस नहीं, हमें तो इससे भी ज्यादा नॉलेज है। हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है कि हमारा जो बाहर वाला टर्म है, जो अंडर रूट के बाहर है, जो अंडर रूट के बाहर है वो 3 कम है, वो कम होना चाहिए। तो फिर इन दोनों में क्या हो जाएगा भैया, 6 जो है बाहर है अंडर रूट के, लेकिन वो ज्यादा है 3, लेकिन हमको चाहिए वो जो अंडर रूट के अंदर वाला जाता हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। आपको क्या याद रखना है, एक तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए, और जो अंडर रूट के बाहर है वो बड़ा होना, वो छोटा होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर वाला बड़ा होना चाहिए। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो यार, इसके ऊपर तुमने पैसे अंडर रूट लगा दिया, इसके ऊपर तुमने पहले से अंडर रूट लगा रखा है, उसके बाद इसको छोटा भी कर दो यार, ये तो बड़ी जाती हो जाएगी ना। तो इसकी वजह से जिसके अंदर अंडर रूट है उसको थोड़ा सा छूट दे दी हमने, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया, और जो अंडर रूट के बाहर है उसको और छोटा कर दिया, उसको छोटा कर दिया हमने, 3 कर दिया, जिससे कि दोनों के साथ ऐसा हो जाए कि भैया इसके अंडर रूट नहीं दिया, इसको अंडर रूट दे दिया, तो कम से कम इसको बड़ी वैल्यू दे दी अंडर रूट के अंदर वाले को, और बाहर वाले को 3 कम कर दिया, जिससे कि दोनों का कंपेरेबल किया जा सके, दोनों को मतलब बराबर रखा गया है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आप देखो समझो आगे, एंजॉय करो यार, एंजॉय करो इस एनालिसिस को, जब तक एंजॉय करोगे इन चीजों को तभी मजा है, एंजॉय करके सीखो, पूरा फन है ये सब। ये सारी चीजें भी आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। आप देखना एग्जाम के तक आगे जा रहा है तो भाई अब आप कुछ भी चीज छोड़ नहीं सकते, आपके पास हर एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, हर एक तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे कि आप देखते ही जज कर पाए कि भैया ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ठीक है,
देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखिए साहब, अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आपको क्वेश्चन तो फ्लैश हो ही रहा होगा। अब देखिए इसका कार्यक्रम किया जाए, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। देखिए दिख रहा है आपको कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मैं क्वेश्चन को लिखता हूं थोड़ा सा, ठीक है, मैं क्वेश्चन को लिखता हूं फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये 15 लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन है ना थोड़ा। ये हो गया आपका, और क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। भैया मैं इसको बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन मेथड से। कौन से मेथड से? इसको मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन मेथड से। इसकी वजह से ऑप्शन पर नजर होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन पे नजर रखो भैया अच्छे तरीके से। और इसके जो ऑप्शन दिए, ये क्या है, ये 20 मेंस का क्वेश्चन है क्या? ये मेंस का ही क्वेश्चन है आई थिंक। सीजल, या तो सीजल 18 प्री का है या फिर सीजल 19 मेंस का है। ठीक है, सी हो गया तुम्हारा 5। मैं इसको जो है साथ में मेंशन कर दूंगा डिस्प्ले में कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से ईयर में आया वो क्वेश्चन है। अब देखो 5 - 2 रूट 5। ठीक है, बस हमने देखा इतने सारे अंडर रूट, लेकिन हमको मजा आ गया क्या बात सोच के, हमको ये बात सोच के मजा आ गया कि भाई सब में रूट 5 है, रूट 5 चल रहा है, रूट 5 कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो रूट 10 में से भी रूट 5 निकल आएगा, रूट 20 में से भी रूट 5 निकल आएगा, 40 में से भी, 5 में से भी, और इसमें से भी, सबसे रूट 5 निकल आएगा। हम तो खुश हो गए इस बात पे। इसी चीज से मुझे आइडिया लग गया कि भैया यहाँ पे कुछ खुराफात की जा सकती है, यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट यूज किए जा सकते हैं। फिर मेरा दूसरा स्टेप क्या था, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं कि कैसे क्रैक करना है इस चीज को, कैसे डिकोड करना है। ठीक है, फिर मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट, मेरा दूसरी स्टेप क्या थी, मैंने जल्दी से देखा कि भैया ऑप्शन देख लो कि दूर दूर है कि पास पास है। ऑप्शन को देख लो एक बार। तो हमने कहा चलो ऑप्शन को देखो। आपको पता है कि रूट 5 की वैल्यू क्या होती है? रूट 5 की वैल्यू, वैल्यू निकालने का सही तरीका क्या है अगर याद नहीं है तो? अगर आपको याद नहीं है तो 2.23 समथिंग होती है, 2.24 मान लीजिए इसको, लेकिन मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, रूट 5 की वैल्यू निकालनी है, रूट 5 को लिखा बीच में। कोई ऐसी संख्या बताओ जिससे जस्ट छोटी होती हो, जो इससे जस्ट छोटी होती हो, मतलब रूट 4। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, जो परफेक्ट हो। भैया रूट 4 को जो है अंडर 2 आ जाएगा ना, और यहीं पे सिमिलरली इससे एक बड़ी रूट 9 आ गया। ठीक है, रूट 9 आ गया। अब क्या करना है, हमें रूट 5 की वैल्यू निकालनी है। रूट 5 ये तो मुझे मालूम है कि 2 से बड़ा होगा, तो मैंने 2 लिखा। अब देखो बेस क्या आएगा, बेस आएगा इन दोनों का डिफरेंस। बेस इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5। भैया रूट 9 और रूट 4 का डिफरेंस क्या होता है? रूट 5 होगा। ठीक है, ये रूट रूट हटा दो सब, ये रूट हटा दो चाहे। ठीक है, ये भी रूट हटा दो। बस ये याद रखो कि भैया हमें 5 का अंडर रूट निकालना है। तो एग्जैक्टली क्या होगा 5 का अंडर रूट? 5 से जस्ट छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर और 5 से जस्ट बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर। कौन कौन से होते हैं? 4 और 9। ठीक है, फिर हमने क्या किया भैया, इतना तो मुझे मालूम है कि रूट 5 जो है 2 से बड़ा होगा थोड़ा सा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 4 से बड़ी वैल्यू है तो 2 से थोड़ी बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो आपने दोनों जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर लिया, उन दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में डाल दिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 5 में से 4 का 1 बचा, तो आपका ये आ गया। ठीक है, तो यानी 2.2 आपका अप्रोक्सीमेटली रूट 5 की वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, ये सब चीजें तुमको याद होनी चाहिए। रूट 5 की वैल्यू याद होनी चाहिए तुमको एग्जैक्टली, मतलब 2.2 होती है, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। ये हमको पता चल गया, इसको हटाओ यहां से, इसको हमने यहां से हटाया। अब देखो 2.2 वैल्यू, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे रूट 5 पे 2.2 डाला, ये कितना हो गया मेरा? 4.4 हो गया, ये 7.4 हो गया, ये मेरा 7.75 हो गया मेरा। ठीक है, क्या हो गया मेरा? सही है ना? रूट 5 था तो 2.2 इंटू 2 मतलब 4.4, 4.4 प्लस 3 यानी 7.4 इंटू 10 यानी 74 आ गया, मतलब लगभग वही मान लो, 74 मान सकते हैं। ये कितना है तुम्हारा? ये है तुम्हारा 1.41। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41। ठीक है, 1.41 इंटू 2 यानी 2.82, 2.82 मतलब 7.82, ये होगी ये वैल्यू। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा? 1.41 इंटू 2 यानी 2.82, 2.82 इंटू 5.82 25। तो 5.82 इंटू 25 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा ना? 5 to 10, 5 8 40, 41 और 29। ये कुछ 29 समथिंग आ गया तुम्हारा, 29.10, 29.10 आ गया। ठीक है, इसको यहां से हटाता हूं और थर्ड ऑप्शन देख लो अपना। ये कितना हो गया तुम्हारा? 5 - 2 इंटू 2.2 यानी 0.6 आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो यानी मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई ऑप्शंस को देख देख के कि भाई साहब ऑप्शन देखिए कितनी दूर है। ये 75 के अराउंड है, ये आपका 7-8 के आसपास है, ये 30 के आसपास है, ये 6 के आसपास है।
सही में बात आपको। तो अब मैंने क्या करा भैया, मैंने कहा इसमें तो लगेगा अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसमें तो लगेगा अप्रोक्सीमेशन मेथड ही। अब मैं लगाता हूँ अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। अब ये वैल्यूज एक बार जरूरी है, 75 है यहाँ पे कितना था तुम्हारा 7.9 के आसपास था, ये कितना था तुम्हारा 29 पॉइंट समथिंग था, और ये था तुम्हारा 0.6 के आसपास, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। √5 मैंने बाहर निकाल दिया ऊपर से नीचे से, ठीक है। बताता हूँ मैं निकाल के, 15 इंटू, जस्ट अ सेकेंड, 15 और √5 मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या बचेगा अंदर, अंदर बचा √2 + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा √5 √2 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2√2, ठीक है, और -1 -4, ठीक है। ये सारी कहानी होगी आपकी। और हमने क्या किया भैया, यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर दिया, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। 15 इंटू 2.41 ये बचा हमारा ऊपर, और नीचे क्या बचा हमारा 5 -3, तो ये तो हो गया -3, तो हमारे परफेक्ट वाला गेम हो गया, +3√2। ये बात ठीक है मेरी, यहाँ तक सही कर रहा हूँ, ठीक है। 15 इंटू 2.41 की जगह 5 मान लो, ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो -3 ये 2 कितना हो जाएगा √2 1.4 इंटू 1.4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 4.2 -3, तो 1.2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, लगभग दोगुना हो गया, तो 30 आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आ गया भाई, हमारा आंसर 30 आ गया। 30 के आसपास कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये तरीका है करने का। इसको अगर नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी आपका हो जाएगा, बट यार आप समझो इस चीज को, क्या पता आगे वो इस तरीके के जो नॉर्मल तरीके के जो रेशनलाइजेशन प्रोसेस होते हैं उसको वो और कॉम्प्लिकेट करता जाए। 3 बार रैशनलाइजेशन आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि 2016 में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपको 2-2 बार 3-3 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ रहा है उसमें, तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये हो सकता है कि किसी किसी क्वेश्चन में जिसको मैं पिक कर रहा हूं आपको लगे कि नॉर्मल मेथड भी बहुत सही है, बहुत आसानी से हो जाएगा, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो आज ठीक है, यहां पर ठीक है, क्या पता वो आगे आउटडेटेड हो जाए। इसकी वजह से आपके पास और भी अप्रोचेस होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, आपके पास और भी अप्रोच होनी चाहिए। चलिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, इन्होंने जो बोला है वो चीज हम लिखते हैं, x इज इक्वल टू, पहले लिख लेता हूं मैं इनकी, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हुए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से फैब्रिकेट किया हो, ठीक है। 1 2 4 एंड 3, 1 2 4 एंड 3, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है। अब आप देखिए मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, अप्रोक्सीमेशन मेथड से बताऊंगा मैं, प्रॉपर मेथड से नहीं बताऊंगा, परफेक्ट इसका बना के नहीं बता रहा, ठीक है। अब देखो √3 है, कितना होता है √3 कितना होता है 1.7, 1.7 इंटू 4 करोगे तो 6.8, 6.8 इंटू 7 करोगे 6.88, मतलब 14 के आसपास हो जाएगा आपका। 14 के आसपास का मतलब क्या है, 4 अगर होता तो 16 हो जाता, लेकिन 14 से थोड़ा सा कम है, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये आपका हो जाएगा 12 से, और 3.85 मान लीजिए, 3.8 मान लीजिए, 3.8 के आसपास हो जाएगा लगभग, ठीक है। 3.8 के आसपास हो जाएगा, फिर इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 30.4, ठीक है। 30.4 में आपने 3 जोड़ दिया तो 33.4, ठीक है। यानी ये जो पूरा का पूरा मसाला है ना इस ब्रैकेट, इसके अंदर जो अंडर रूट के अंदर वो 33.4 के आसपास है। यानी आप ये कह सकते हैं भैया 6 से थोड़ा कम है, 6 से थोड़ा कम है, 5 से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या मैं इसको 5.5 बोल सकता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको 5.5 बोल सकते हैं, तो मैंने कहा भैया मुझे 5.5 के साथ तो डील ही करना नहीं आता, तो मैंने कहा भैया आपको 55 के साथ आता है, 55, हाँ 55 के साथ आता है, तो 55/10 ही तो लिखा हुआ है ये। मैंने कहा बात बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, तो इसका स्क्वायर निकाल लो, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 55 का स्क्वायर कितना, 5 6 30, तो 32/25/100। हमने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इसका अंडर रूट भी करना है तुमको, इसका अंडर रूट भी करना है, ऐसे करके इसका अंडर रूट भी लेना होगा, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, तुमको 5.5 की वैल्यू चाहिए ना, तुमको 5.5 की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा, एक वो लगा दो 2 डेसिमल, 30.25, 30.25, ये मतलब अगर 55 अगर 5.5 होगा तो 30.25 के आसपास बात जाएगी, ठीक है। 5.5 होगा तो 30.25, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा है हमारा, नहीं सही है उतना ही है, तो कितना मान सकते हैं, आपको कितना माना जा सकता है 33.4 है ना, तो ये आपका 55 से ज्यादा है, ये 5.8 मान लो लगभग, 5.8 मान लो लगभग इसको, 5.8, तो ये कितना हो जाएगा 1.732 प्लस 5.8, क्या होगा भैया आपका, ये जो परफेक्ट स्क्वायर निकालना नहीं आता ना,
तो भाई मुझको बताना, मैं अगर तुमको परफेक्ट स्क्वायर निकालने में दिक्कत आती है डेसिमल्स वगैरह वाले में, तो आप बताना, मैं इसको एक सेपरेट सेशन लेके पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको मान लीजिए आपने एक तरीके से कितना घटा दिया इसमें से, आपने 2 ही घटा दिए, 2 घटा दो इसमें से, तो 5.8 में से 2 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 3.8। 3.8 लगभग कितना होता है, 3.8 लगभग होता है 4 के आसपास, और 4 का अंडर रूट भी लेना है तुमको, 4 का अंडर रूट लेना है तो तुम्हारा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आंसर तुम्हारा 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तुमको लग रहा होगा यार क्या इतने लंबे लंबे मेथड बताए जा रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं तुमको इनिशियल लेवल पर, लेकिन यार तुमको अगर वैल्यू से याद है ना, अगर तुमको एक बार तुम वैल्यू याद कर ले तो क्या क्या दिक्कत है बताओ। मतलब √3 में अगर तुम 1.73 डाल दो, बस आंसर निकल आएगा तुम्हारा, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेने के बाद। और पिछले वाले क्वेश्चन में देखो कितनी दूर दूर उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे, इतनी दूर दूर ऑप्शन देने के बाद भी अगर हम नहीं इसका फायदा उठाते हैं तो गलत बात है ना हमारी, ठीक है। देखो अब तुम देखो, ये तुम्हारा क्रिटिकल पोर्शन खत्म हो गया, अब कैलकुलेशन वगैरह का जिक्र नहीं है, अब तो रिलैक्स चलो बस। अब क्या चलना है, अब बस रिलैक्स चलना है। कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पर। इसको क्वेश्चन को करने का, देखो इसको मैं पहले पुरानी वीडियोस में भी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस मेथड को, बट वो इनिशियल वीडियोस है तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि यार ये है चीज काम की, ये काम की चीज है और पूछ रही है। ये सीजन मेंस का क्वेश्चन है 19 का, सीजन मेंस 19 का है सर, 18th वाली जो शिफ्ट थी उसमें आया था। देखो तुम्हारा क्या है, बोला जा रहा है 19, 28, 55 और 91 ये नंबर्स हैं, और बताओ कि इनमें क्या ऐसा घटाया जाए, इसमें ऐसा क्या घटाया जाए कि ये सारे के सारे नंबर आपस में प्रोपोर्शन में हो जाए। तो हमने कहा देखो भैया, हम मानते हैं अपनी तरफ से एक्स घटा दिया, तो 19 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स अपॉन 91 माइनस एक्स। हमने कहा अरे जब आपको यही तरीका बताना है सर तो हम आपसे क्यों सीखे, ये तो हमें बचपन से आता है, ये बचपन से आता है, हम तो हमेशा से सीखते आए हैं। तो हमने कहा चलो 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ये देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 19 और 28 का, इनका डिफरेंस है 9 का। इनका डिफरेंस कितने का भाई, इनका डिफरेंस है 9 का, और आखिरी के शुरुआत के 2 ले लिए, आखिरी के 2 ले लिए। इनका डिफरेंस कितने का, इनका डिफरेंस है 36 का। शुरुआत के 2 का डिफरेंस है 9 का, और आखिरी के 2 का डिफरेंस है 36 का। रेशियो बता दो मुझे, नंबर्स मत बताओ, क्योंकि रेशियो का काम चल रहा है, मुझे रेशियो बता दो। यानी अगर तुम्हारे शुरुआत के 2 में 1 का डिफरेंस है तो आखिरी के 2 में 4 का डिफरेंस होगा। हमने कहा ठीक बात है। मैं तुमसे क्या कहता हूं, मैं तुमसे ये कहता हूं भैया डिनोमिनेटर मुझे पसंद नहीं, डिनोमिनेटर मुझे पसंद नहीं, ये दिक्कत करते हैं, इसको मिटा दो। हमने कहा मिटा दो, मिटा दिए। अब जो तुमने बोला था कि आखिरी के 2 में 4 का डिफरेंस है, तो तुम क्या करो, उस डिफरेंस को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, शुरुआत वाले से, और जो शुरुआत में डिफरेंस था उसको पहले वाले से बाद वाले से मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात। अब बस कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, 76 माइनस 4x इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 21 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 7। 7 की वैल्यू है, 7 है तुम्हारी x की वैल्यू। समझ में आई बात आपको। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ पेपर में कैसे करना है, एक और बताता हूँ तुमको पेपर में कैसे करना है। इतना तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला, इतना मैंने तुमको समझाने के लिए बोला। अब तुम मेरी बात सुनो, मैंने दिखाया, मैंने देखा कि डिफरेंस कितने का भैया, यहाँ पे है 9 का, यहाँ पे है 36 का, यानी 1:4 का। तो 4 में मल्टीप्लाई करूंगा इधर और 1 मल्टीप्लाई करूंगा इधर, तो कितना घटाया मैंने, x घटाया, तो 90 माइनस एक्स, और तुम्हारा इधर क्या हो गया, इधर है तुम्हारा 55 माइनस एक्स, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई होगा 1 और इधर मल्टीप्लाई होगा 4, दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। 96, 76, 4x, 55 माइनस एक्स, 21 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 7। समझ में आ गई बात आपको। और क्या पूछा गया इन्होंने, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, मीन प्रपोर्शन होता है अगर a और b के बीच में अगर मुझे मीन प्रपोर्शन निकालना है इन दोनों का, तो क्या होता है हमेशा √ab, √ab, √ab। मुझको किसका निकालना है, x + 9, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 7 है, यानी मुझे 16 एंड 49 है ना, इन दोनों के बीच का मीन नंबर निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 16 × 49, क्या हो गया, यानी 4 × 7 दैट इज 28। ठीक बात आ गई, समझ में आ गई बात आपको। चलिए दैट इज ऑप्शन नंबर 28 हो गया ना, सी। चलिए भाई ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं है, अब बड़ा स्मूथ सा चल रहा है, बस वो बीच में थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी क्योंकि भाई वो जरूरी है, और वो मैंने इनिशियली क्यों करा दी, जिससे कि कम से कम रिटेंशन जो है वीडियो में, अगर कोई शुरुआत में देख रहा है तो वो देख जाए उस चीज को, उस चीज को छोड़ के ना जाए, क्योंकि वो चीज इग्नोर कर देते हैं लोग, बट वो चीज काम बहुत आती है। अगर तुमने थोड़ी सी कैलकुलेशन पे काम कर रखा है तो वो चीज बहुत अच्छे से हेल्प करती है एग्जाम्स में। चलिए देखिए भाई साहब, अब देखिए मैं आपसे एक बात बोलता हूं, एक बड़ा आसान सा मैंने क्वेश्चन दिया,
क्या भैया क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी माइनस 2c माइनस 3, ठीक है। और मुझसे भैया मुझको ये पूछा गया ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, ए बी सी की वैल्यू बता दो। आपने कहा सर ये तो बड़ा छोटा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये तो सिंपल सवाल पूछ लिया आपने, है मजा नहीं आएगा इसमें तो करने में, ये तो सबको आता है, परफेक्ट इसको बनाना है इधर ले जाके। और देखो सुनो तसल्ली से, इसमें भाई बात क्या है, इसमें आसान है सवाल, ठीक है, लेकिन इसको तुम कितना जल्दी करते हो भाई, आसान सवाल को कितना फास्ट कर पाते हो वो चीज मैटर करती है। अब तुम देखो ये किस फॉर्मेट में है क्वेश्चन, सारे के सारे स्क्वायर तुम्हारे लेफ्ट हैंड में लिखे हुए हैं, और जो तुम्हारी यूनिट पावर होती है उनकी लीनियर जो वेरिएबल्स होते हैं वो सारे इधर लिखे हुए हैं, और साथ में दो कॉमन ले रखा है, तो तुम्हारी एबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इनके कोफिशिएंट होते हैं वो वैल्यू रहती है। ए का कोफिशिएंट क्या है भाई 1, बी का कोफिशिएंट क्या है 1, सी का कोफिशिएंट क्या है -2, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी 1, सी की वैल्यू क्या होगी -2, क्योंकि सी का कोफिशिएंट क्या है -2। वो कोफिशिएंट ए बी और सी के यानी लीनियर वेरिएबल्स के वो कोफिशिएंट जो बचे जाते हैं कब, बचे जाते हैं कब, जब उनमें बाहर दो कॉमन ले लिया जाता है, जब दो कॉमन ले लिया जाता है तो सीधा आंसर लिखा जाता है इस तरीके से। समझ आई बात आपको। अब मैं इसका क्या है, मैं और एग्जांपल के थ्रू, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, है ना भैया, बहुत बड़ा ज्ञान दिया आपने लेकिन गलती बहुत बड़ी कर दी। 4, इस 4 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, बताओ, इस 4 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या। अब देखो ये जो कोफिशिएंट आया ना 1, अब पूरी पूरी बात सुन लो, जो 1 कोफिशिएंट आया उसको डिवाइड होगा इस जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गई ए की वैल्यू, बी है, बी के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/1, ठीक है। उसी तरीके से सी के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा सी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी -2/4, तो यानी ए की वैल्यू कितनी होगी भाई 1, बी की वैल्यू कितनी होगी 1, सी की वैल्यू कितनी होगी -1/2। ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में फिट करने के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं कि आपके दिमाग में एकदम से ये चीज चिपक जाए, उसके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, फिर स्क्रीन पर होगा या फिर, हाँ देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है आपको क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं लेकिन जो मैंने बात बताई है बस उन बातों को ध्यान रखना है। अब इसमें क्या मुझे ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, चलो मैं फिर भी लिख देता हूं, ठीक है, 9 स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये ना इट इज इक्वल टू 24x - y प्लस z। बस कांस्टेंट में क्या लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मुझको क्या निकालनी है, मुझे x y और z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x y और z की वैल्यू निकालता हूं, फिर जो पूछा वो निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या होगी भाई, मैंने बोला x की वैल्यू वो होगी जो लीनियर वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट आता है उसको डिवाइड कर दो जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है उससे, लेकिन कब, जब दो बाहर निकाल लिया हो, तो इसमें से भाई दो बाहर निकालो तो अंदर क्या जाएगा 12 जाएगा, अंदर 2 × 12 होता है 24, तो 2 तुमने जब बाहर ले रहे तो अंदर बाहर गया, अंदर 12 गया तो 12x 12y और ये आ जाएगा 12z, ठीक है, ये बात होगी। अच्छा अब x की वैल्यू निकालनी मुझे, तो क्या आएगा 12 डिवाइड होगा तुम्हारा 12 किससे डिवाइड किया जाएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से यानी 16 से, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारा है अगला y, अगला है आपका y, ये किससे डिवाइड किया जाएगा भाई, ये डिवाइड किया जाएगा आपका जो 2 के बाद जो कोफिशिएंट बचा y का वो कितना है -12, ये तो आ गया। डिवाइड किससे किया जाएगा, ये डिवाइड किया जाएगा y स्क्वायर के कोफिशिएंट से यानी 9 से, यानी ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका -4/3। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तो कोई इशू नहीं। अब देखो आप z को, z की वैल्यू क्या होगी, जो आपका z का कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट कितना है 12, ये 12 जो है डिवाइड किससे होगा, ये डिवाइड किया जाएगा आपका जो है z स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4 से। बस सारी बातें खत्म हो गई। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 3/4, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी -4/3, z की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। बस ठीक है, सारी बातें क्लियर होगी। अब बस जो पूछा है उसकी वैल्यू पुट कर दो, x और y का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से तो माइनस का 1 आ गया, फिर इसमें क्या जोड़ना है +2 × z की वैल्यू कितनी है 3, तो यानी क्या आ जाएगा -1 + 6, यहां लिख देता हूं ऊपर क्या आ जाएगा -1 + 6 दैट इज 5। ठीक बात है कि नहीं, यहां तक विजिबल होगा आपको, कुछ नहीं लिखा, x की वैल्यू इज इक्वल टू 3/4 आई थी, y की वैल्यू आपकी -4/3 आई थी और z की वैल्यू आपकी
3 आई थी, ठीक है कि नहीं। आपको क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था एक्स वाई का प्रोडक्ट प्लस जेड, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस 6 करेंगे प्लस 2 × 3 तो क्या होगा 6 हो जाएगा, यानी 5 आपका आंसर आ जाएगा। यही था। तो कितनी जल्दी आप क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चनों पे टाइम देने के लिए आपके पास जो सिंपल क्वेश्चन है उनको बहुत स्पीड से खत्म करने के लिए वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है। जो लोग भी अभी देखो बेसिक लेवल पर है, जो बिगिनर्स हैं, वो लोग भी टेंशन ना लें, सब कुछ होगा यहाँ पर। मैं अभी बिगिनिंग से बिल्कुल बेसिक से जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा। जस्ट अ सेकेंड। एक और कॉन्सेप्ट ले लिया मैंने, एक और क्वेश्चन ले लिया सेम उसी कैटेगरी का, जिससे कि भाई आपका हाथ सेट हो जाए। अब देखो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन। अब मुझको इस क्वेश्चन बचाओ ओरली डील करके। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए की कॉफिशिएंट क्या है, पहले 2 बाहर निकाल दिया इन्होंने, बिल्कुल सही करा। जब 2 बाहर निकाल दिया तो ए का कॉफिशिएंट क्या है 1, 1 किससे डिवाइड होगा ए स्क्वायर के कॉफिशिएंट से, तो यानी ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए की वैल्यू तो आ गई 1। अब देखो बी को, बी का क्या है, बी का कॉफिशिएंट क्या है 2 बाहर निकालने के बाद 1 बचा, उधर बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो यानी बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। अब देखो सी का कॉफिशिएंट, सी तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा भाई, राइट हैंड में लेके आओ सी को, राइट हैंड में लेके आए तो -16 सी हो गया। अभी तक हमने 2 कॉमन नहीं निकाला सी से, तो क्या 2 कॉमन निकालो तो -8 बचा, तो -8 का मल्टी डिवाइड किससे किया जाएगा, -8 का डिवाइड किया जाएगा सी स्क्वायर के कॉफिशिएंट से, यानी 64 से, तो यानी हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। तो सी की वैल्यू कितनी होगी -1/8, -1/8 सी की वैल्यू होगी। अब पूछा जा रहा है भैया बड़ा सा एक्सप्रेशन 4 × a की पावर 7, भाई a तो 1 है ना, a और b 1 है, कितनी पावर लगा दो क्या फर्क पड़ता है, तो 4 × a की पावर 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, b की पावर 7 तो वो भी 1 ही हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 8 × सी स्क्वायर, तो 8 का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से, सी की वैल्यू -1/8 है, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/64। जस्ट अ सेकंड, कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी हो जाएगी 1/64। तो ये क्या हो गया होगा 5 + 1/8 = 41/8। समझ में आ गई बात आपको, 41/8 आंसर हो जाएगा, और दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरीके से डील करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं अभी तक आपको क्या बता रहा था, अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी तक हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर की चीज पर नहीं पहुंचे थे, अभी तक हम लोग जो है परफेक्ट स्क्वायर पर नहीं पहुंचे थे। अब देखो तो परफेक्ट स्क्वायर की जो क्रोनोलॉजी है ना, कि जहां पर भी तुमको परफेक्ट स्क्वायर लगाना है तो वो तुमको किस तरीके से लगाना है वो समझ लो पहले, ठीक है। देखो परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहले तो ये देख लो कि भैया यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या आएगी तुम्हारी, ठीक है। अब जैसे तुमको ये पता है कि तुम्हारा फॉर एग्जांपल, देखो मैं तुम्हें पहले समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन के थ्रू मैं सारी चीजें तुमको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। तो क्या करना है तुमको, सबसे पहले जहां कहीं पे परफेक्ट स्क्वायर का इंप्लीमेंटेशन करना है ना, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है भाई साहब यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से मतलब मेरा क्या है, देखो ये बात तुम भली बात ही जानते हो कि 2 कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, 3 कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, तुम्हारा जो 7 भी नहीं हो सकता किसी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारा जो है 8 कभी परफेक्ट स्क्वायर की डिजिट नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें तुमको पता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का यूज करो कि भैया कहीं पे भी अगर तुमको यूनिट डिजिट 2 दिख गई, 3 दिख गई, 7 दिख गई, 8 दिख गई, तो यहाँ पे क्या बचना है इस चीज से कि भैया ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया तुमने, ठीक है। ऐसे तुमको कहीं पे दिया गया भैया 20, तुमको कहीं दिया गया 17, ठीक है, कि भैया इसका तुम्हें वो बनाना है परफेक्ट स्क्वायर 2 जोड़ के, मतलब इसमें तुम्हें मतलब चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा यहाँ पे रहने दो, ठीक है। अब देखो दूसरा, दूसरा क्या होता है 2 यूनिट 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है आपको। देखिए लास्ट की 2 डिजिट्स में कमाल की चीज पता है क्या है, 1 से लेके 25 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, 1 से लेके 25 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनकी जो लास्ट की 2 डिजिट्स होती है ना, वही डिजिट्स हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्स में आती है, उनके अलावा कोई भी ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता जिनकी आखिरी की 2 डिजिट ऐसी हो जो 1 से लेके 25 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स में नहीं आती हो, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें लिख के बता दूं, देखो 1 है तो आखिरी की 2 डिजिट क्या होगी 0 1, 2 है आखिरी की 2 डिजिट क्या होगी 0 4, 3 है आखिरी की 2 डिजिट क्या होगी 0 9, 4 है 2 डिजिट क्या होगी 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36, 7 है तो आपका क्या हो जाएगा 49, 8 तो 64, 9 तो 81, 10 100 तो 2 डिजिट होगी 100,
0 0, तो क्या हो गया 121, आपका 12 क्या हो गया 144, 13 क्या हो गया 169, 169 ये हो गया 14, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 196, 15 हो गया तुम्हारा 225, 16 हो गया तुम्हारा 256, और 17 हो गया तुम्हारा 289, 18 हो गया तुम्हारा 324, ठीक है, 19 क्या हो जाएगा तुम्हारा 361, 20 हो जाएगा 400, 21 हो गया 441, 22 क्या हो जाएगा 484, 23 क्या हो जाएगा 529, और 24 क्या हो जाएगा 576, 25 क्या हो जाएगा तुम्हारा 625, ठीक है। अब तुम इन सारे नंबर्स को देख लो, कहीं पे भी तुमको 53 नहीं दिखाई दे रहा, 53 नहीं दिखाई दे रहा किसी की भी यूनिट लास्ट के 2 डिजिट में। इसका मतलब 53 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट में, अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट तुमको 53 दिखाई दे गए तो भैया बोलोगे ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ऐसे ही तुमको 29 दिख रहा है, 29 तो दिखता है 23 के में, तो यानी 29 है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकते इस चीज पे। वो तो बाद में पता चलेगा परफेक्ट है कि नहीं, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकते इस चीज के बेसिस पर, ठीक है। तो इस चीज का हमें को ध्यान रखना है। ये सेकंड पॉइंट है तुम्हारा कि तुम्हारे जो भी परफेक्ट, जो भी तुम्हारी लास्ट यूनिट डिजिट्स होती हैं दो, वो हमेशा सेम होती हैं। अब देखो तुम यहाँ पे भी यूनिट डिजिट भी देख लो, तुमको 2 कहीं दिखाई दे रही है किसी में, 2 यूनिट डिजिट कहीं दिखाई दे रही है किसी में, 2 यूनिट डिजिट कहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। 3 दिखाई दे रही है कहीं पे, 3 कहीं पे 3 दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है कहीं पे, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही। 7 दिखाई दे रही है, 7 भी कहीं पे नहीं दिखाई दे रही। तो इस तरीके से आपको जज करना। 8 दिखाई दे रही है, 8 भी देखिए कहीं पे नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब अगर यूनिट डिजिट ये हो जाती है तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और लास्ट के 2 डिजिट्स इनके अलावा अगर कोई और हैं तो वो भी डिवाइड, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई। ये 2 कंडीशन होगी। अब मैं देखो तीसरी कंडीशन लिखता हूं। तीसरी कंडीशन क्या भाई आपकी, डिजिटल सम की। 1947, अरे भाई ये क्या लिख दिया सर, मैथ की क्लास चल रही है, कोई जीएस थोड़ी चल रहा है, जीएस पॉलिटी। 1947 को क्यों लिख दिया, इस टाइम तो हमारा देश आजाद हुआ था इस साल। देखिए 1947 में इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा मकसद केवल क्वेश्चन कराना नहीं है, मेरा क्वेश्चन है, मेरा मकसद है आपके दिमाग में फिट कर देना। 1947 को याद रखो हमेशा। कैसे भाई, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर, जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका डिजिटल सम जो होता है, उसके नंबर्स का डिजिटल सम जो होता है वो या तो 1 होगा, या 9 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा। समझ आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे लो 144, 256, 361, मैंने रैंडमली कुछ भी उठा लिए, 225, ठीक है, या फिर तुम ले लो 169, ठीक है। अब क्या इनके डिजिटल सम निकालो। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर हो, उनका डिजिटल सम जो होता है वो हमेशा 1 होगा, 9 होगा, 4 होगा, या 7 होगा, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। 4 + 4 8 हो गया, +1 9 हो गया, 5 + 6 12, वो 11 + 12 13 4 हो गया, 9 10 1 हो गया, 9 हो गया, ये कितना हो गया 10 16 7, ये 7 हो गया। आगे कि नहीं आ गया। देखिए एक भी आ गया आपका 47, 9 भी आ गया, 7 भी आ गया, ठीक है। तो यानी अच्छा ये बात आ गई। अब एक खुराफाती भाई आया मेरे पास, एक खुराफाती दोस्त आया मेरे पास, वो क्या बोलता है, चलो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को भी फेल करते हैं। 144 है, 144 लिखा है तुमने, उसने पता क्या करा, उसने कहा 414, उसने कहा कि 414। मैंने कहा फिर क्या हुआ इसमें, तो कह रहा बताओ इसका भी डिजिटल सम 9 है, लेकिन ये तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। भाई उसने क्या बोला, उसने केवल इन्हीं नंबर्स को घुमा दिया। अब आपको पता है डिजिटल सम क्या करता है, डिजिटल सम सारी संख्याओं को जोड़ के ही तो बताता है बस। तो अगर तुम उन संख्याओं का क्रम बदल दोगे तो डिजिटल सम तो सेम ही रहेगा। भाई इस 4 को 144 लिखो, या फिर 414 लिखो, डिजिटल सम तो यही करेगा ना। 4 + 4 को 8, 8 + 1 9, तो 4 + 1 5, 5 + 4 9, वो सेम न होगा, वो तो सेम ही होगा घुमा देने से, अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा यार ये बात तो तुमने सही बोली, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट तो हो जाने दो, क्योंकि इसमें जो एक अगली जो बात है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ना अपने स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करता हूं और फिर उसके बाद बताऊंगा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनकी जो डिजिटल सम होता है वो हमेशा या तो 1 होगा, या 9 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा। इसके साथ ही अगर कोई भी एक नंबर है जिसका डिजिटल सम 1 है, या 9 है, या 4 है, या 7 है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। यानी मैं एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर जा सकता हूं, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट से पहले स्टेटमेंट पर नहीं आ सकता। समझ में आई बात आपकी, दोबारा से बताता हूं। अगर तुमको यह जानना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका तो हमेशा ही जो यूनिट डिजिट का सम, जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा 1947 में से कोई एक होगा। लेकिन अगर कोई भी रैंडम नंबर उठा लो तुम,
उसका डिजिटल सम, जिसका डिजिटल सम इन चारों में से कोई एक हो, वो गारंटी नहीं देता कि वो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा या नहीं निकलेगा। समझ में आ गई बात आपको? उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते। आपको जो दिया गया है, अगर परफेक्ट स्क्वायर दिया गया तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भैया ये तो गारंटी है फिर कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो डिजिटल सम उसका ये होगा ही होगा। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट है जो इसमें चलते हैं, जो तीन कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो तुम्हारे डिजिटल जो परफेक्ट स्क्वायर कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। अब ये वाला जो चीज है ये तुम्हें थोड़ा सा कम ही मतलब ये चीज देखने को मिलेगी, बट ये चीज पता होनी चाहिए यार, पता सब कुछ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो अभी तुम्हें सफिशिएंट टाइम मिल रहा है सब चीज सीखने का। तो तुम सब चीजें पता करो और कहां पर तुम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो वो भी सीखो। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं और वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, जो भी हमारी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ है इस टाइम पे, तो उन चीजों को समझते हैं। ठीक है, आई होप सब कुछ विजिबल तो था ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कॉर्नर्स वगैरह पे? लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये बस एक, ये 144 और 9 लिखा हुआ है डिजिटल सम, 144 का डिजिटल सम 9 लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे कुछ भी ऐसा खास नहीं है, और यहाँ पे 53 और 29 है वो विजिबल है। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ, एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, ए प्लस 1/a=3। ठीक है, और क्या है इसके साथ, ए की पावर 4 प्लस 1/a⁴ इज इक्वल टू पूछा गया है हमसे। ऑप्शंस क्या दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए 77, ऑप्शन बी है आपका 81, ऑप्शन सी है आपका 47 और ऑप्शन डी है आपका 27। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मैंने बताई थी आपको, ऐड करो। आप यूनिट डिजिट देखो भाई, 77 में 2 ऐड करोगे क्योंकि 2 ऐड करने के बाद ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, ये तो पता है हमको। तो क्या आ जाएगा आपका 79। क्या 79 किसी परफेक्ट स्क्वायर में आता है? किसी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता। 79 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की आखिरी की 2 डिजिट का नहीं होता। ठीक है, जो हमने 1 से लेकर 25 तक लिखी थी उनमें से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आखिरी की 2 डिजिट 79 नहीं होती, तो ये रिजेक्ट हो गया। इसमें +2 करते तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 83 आ जाएगा। क्या 83 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की आखिरी की 2 डिजिट होती है? बिल्कुल सही नहीं होती। ठीक है, 47 में 2 जोड़ देंगे तो 47 + 2 यानी 49 आ गया। भाई 49 तो 7 की 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये हो सकता है, हो सकता है, अभी मैं श्योरिटी के साथ ये बात नहीं बोल सकता। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ पे तुम्हारा आ गया, मैंने लास्ट की 2 डिजिट चेक करने लग गया ना सीधा, मुझको लास्ट की फर्स्ट मतलब मुझे लास्ट की यूनिट डिजिट चेक करनी चाहिए सबसे पहले, तो ये यहाँ से रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि क्या है यहाँ पे मैं सबसे पहले बताया था ना यूनिट डिजिट चेक करनी है, तो सबसे पहले तो आपको यूनिट डिजिट चेक करनी है। तो जस्ट अ सेकंड, यूनिट डिजिट चेक करिए सबसे पहले, तो +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी 9 आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 3 आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 9 आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 9 आ जाएगी। तो भैया ऑप्शन भी तो हमारा यहीं से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन भी हमारा यहीं से रिजेक्ट हो गया। अब आपको क्या करनी है, अब आपको 2 डिजिट देखो, 2 डिजिट देखते हैं, तो ऑप्शन भी हमने हटा दिया अपना, ऑप्शन भी हमारा पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या करते हैं, 2 डिजिट देखते हैं लास्ट की, तो हमारा हो गया 79, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 49, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 29। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे तो 79 किसी में नहीं आता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। और 49 आता है, 29 आता है, 529 529 होता है 23 का स्क्वायर, तो वहां पे आता है। तो यानी ये दोनों अभी भी लड़ाई में बने हुए हैं, ये दोनों अभी भी आपकी जो लड़ाई है उसमें बने हुए हैं, तो मैंने ये ऑप्शन हटा दिया, मैंने ये ऑप्शन हटा दिया। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन को चेक करो कि दोनों ही ऑप्शन अभी तक रिजेक्ट नहीं कर पाए। अब या अपना डिजिटल सम यूज करो, अब अपना डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। क्या है डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट? डिजिटल सम कहता है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका डिजिटल सम हमेशा या तो 1 होगा या 9 होगा या 4 होगा या 7 होगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम देखो, इसका डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम है 4, यानी ये बन सकता है परफेक्ट स्क्वायर। श्योरिटी नहीं है लेकिन ये बन सकता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इनमें से इतना तो मुझे मालूम है भाई कि इन दोनों में से कोई एक परफेक्ट स्क्वायर तो है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से मैं ये बात तो गारंटी से कह सकता हूं कि इन दोनों में से कोई एक तो परफेक्ट स्क्वायर है, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसने जो है परफेक्ट स्क्वायर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दी। अब मैं इसको और चेक कर लेता हूं, इसका क्या है डिजिटल सम, 9 + 2 मतलब 2 हो गया कुल मिला के, लेकिन 2 तो कभी नहीं आता भाई, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका जो यूनिट जो उसका डिजिटल सम होता है वो 2 नहीं होता। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका डिजिटल सम 2 कभी नहीं होता, तो यानी ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, केवल ऑप्शन सी होगा हमारा। डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से हमने देख लिया यहाँ पे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसका केवल डिजिटल सम यही हो सकता है, 2 वाला कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बात आपको? चलिए नेक्स्ट,
इसके सेकंड थोड़ा सा और क्लियर कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपका रूट एक्स 1/√x इज इक्वल टू √6, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, 1/x², इसकी वैल्यू पूछी गई है। इसका क्या हो जाएगा भैया? तो वही है, इसमें दो जोड़ने पे जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपका देखिए ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन 1 14 में दो जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी? 6, हो सकता है पॉसिबल। 62 में दो जोड़ोगे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 4, पॉसिबल है। 16 में दो जोड़ोगे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 8, ये पॉसिबल नहीं है। किसी की भी यूनिट डिजिट 8 नहीं होती परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है। और 36 में दो जोड़ोगे तो तुम्हारी 38 हो जाएगी, यानी 8 भी कभी यूनिट डिजिट पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों में से संभावना देख लो कौन सा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, दो जोड़ने में। तो अब जब दोनों परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में, ठीक है कि नहीं? इस वाले क्वेश्चन को तो वैसे अगर नॉर्मल तरीके से कर दिया है ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतना ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये तो, खैर ठीक है। तो इस तरीके से वो कर सकते हो। और आखिरी का दोनों ही मतलब तुम्हारे वो है 14 है और एक है तुम्हारा, दोनों ही मतलब दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है इसमें तो, ठीक है ना। तो इसमें तुम ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी क्या करना है हमें? हमें तो पता ही है प्रॉपर तरीका, भाई ऐसे नहीं फंसेगा हमारा क्वेश्चन। तो प्रॉपर तरीका तो है ही, x + 1/x कितना होता है हमारा? 4 हो जाएगा। x² + 1/x² क्या हो जाएगा? p² - 2, यानी 16 - 2, यानी कितना हो गया? 14। तो हमको नॉलेज तो है ही, कॉन्सेप्टुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि क्या और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स है, ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट से बचने का तरीका नहीं है, बट ये भी अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमें ये भी पता होनी चाहिए कि अगर एग्जामिनर का थोड़ा सा भी दिमाग घुमा और उसने थोड़ा सा अलग भी डाल दिया क्वेश्चन कोई, तो वो भी हम कर पाए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, x - 5√x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है? x² + 1/x² की, ठीक है। ये वैल्यू पूछी जा रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है इसको लिखना प्रॉपर तरीके से लिखने में, मैं केवल ऑप्शन पे चेक करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर, अब मैं देखता हूँ दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आपको पता ही है ये बात तो ना कि x² + 1/x² जो होता है उसमें दो जोड़ दिया जाए तो x + 1/x का होल स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो सिमिलरली कंडीशन है, दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मैं पहले वाले ऑप्शन में दो जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी, दूसरे वाले ऑप्शन में दो जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट 7 आ जाएगी, तीसरे वाले ऑप्शन में दो जोड़ूंगा यूनिट डिजिट 9 आ जाएगी, और चौथे वाले ऑप्शन में दो जोड़ूंगा यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। तो भाई साहब 3 कभी यूनिट डिजिट हो नहीं सकती परफेक्ट स्क्वायर की, 7 कभी यूनिट डिजिट हो नहीं सकती परफेक्ट स्क्वायर की। ये बात हर किसी को क्लियर है, ठीक है। तो यानी मेरे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, मेरे शुरुआत के ऊपर के दोनों ऑप्शन हटा दिए मैंने। अब मुझको क्या करना है, मैं 727 ऊपर लिख देता हूँ और 729 ऊपर लिख देता हूँ, सी और डी ऑप्शन, क्योंकि शायद विजिबल ना हो नीचे, ठीक है। अब देखो इनका क्या है, इसका जो इसमें दो जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, ये पॉसिबल है, अभी रिजेक्ट नहीं कर सकते, और एक भी पॉसिबल होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या थी, आखिरी के दो डिजिट देखना, आखिरी के दो डिजिट देखना। इसमें दो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आखिरी में? 29। इसमें दो जोड़ोगे आखिरी में तो क्या हो जाएगा? 31। भाई 29 आता है, 529 का 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो ये पॉसिबल है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये पॉसिबल नहीं है, चौथा वाला जो ऑप्शन है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भैया 31 किसी भी लास्ट के परफेक्ट स्क्वायर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट 31 नहीं होते, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से ऑप्शन रिजेक्ट करके हमने सी ऑप्शन अपना आंसर बोल दिया। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है आपकी, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि क्या है। देखिए वैसे इसको डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं, लेकिन मैंने फिर भी इसको एक बार बता देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए पता है क्या है, बेस्ट तरीका होता है कि अगर एक तरीका आपको पता हो जो क्वेश्चन में 100% लगना ही लगना है,
जिससे कि आपको सोचना आना पड़े एक्स्ट्रा। तो कभी क्या है, अगर लेटर वाला जो क्वेश्चन होता है ना अलजेब्रा में, लेटर वाला क्वेश्चन, तो वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि 70/60 और पूछा जा रहा है आपसे a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, हो सकता है किसी को ये बात पता भी हो अच्छे से, तो ये अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो देख ले एक बार। 1/17 ये लिखा जा सकता है, 17/60 लिखो या फिर इस तरीके से लिखो। आप क्या करना है, तुमको बस आंख बंद करके डिवाइड कर देना है। नीचे का दिखाई नहीं देगा ना, मैं ज्यादा वो कर दूंगा, तो मैं इधर कर देता हूँ डिवाइड, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया 1 हो गया तुम्हारा, 8 हो गया, ये 1 हो गया। तो क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारी a की वैल्यू होगी, ये तुम्हारी b की वैल्यू होगी, ये तुम्हारी c की वैल्यू होगी और ये तुम्हारी d की वैल्यू होगी। तो क्या लिख सकते हो इसको, बस अब पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। बस इस तरीके से करना होता है आपको। समझ में आई बात आपको कि नहीं आई? उल्टा चलने में थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को, इसकी वजह से ये डिवीजन वाला मेथड पता होना चाहिए। अगर जिसको पता है तो भाई उसके लिए तो बहुत आसान है क्वेश्चन। अगर सिंपल लैंग्वेज दी हुई, इसमें भी ट्विस्ट करते हैं वो लोग, ठीक है, बस उसको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे हम लोग कभी। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, ये आपको देखते ही कर लेना है। और एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको अलजेब्रा में पता है कि नहीं पता है, एक दो चीजें डायरेक्ट भी होती है ना, वो भी मैंने सोचा लगे हाथों कर ही दूं डिस्कस। फिर आप बताइए और आप क्या चाहते हो यार, मतलब जितना ज्यादा बताओगे उतना ही मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मैं फिर रैंडम कराऊंगा। अगर आप लोग बता दोगे तो फिर आप लोगों की जो हेल्प है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, कि जिसका जो डाउट होगा, जिसको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी, वो चीज बता दीजिए, वो डिस्कस कर ली जाएगी। नेक्स्ट जो सेशन आने वाला है वो तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर आने वाला है। मैं देखता हूँ कि एक लेक्चर में प्रिज्म खत्म करूँ, फिर सेपरेटली पिरामिड करूँ, या फिर दोनों को एक ही साथ खत्म करता हूँ, ठीक है, वो देखा जाएगा। बट ज्योमेट्री जो मेंसुरेशन का जो कॉन्सेप्ट है 3D मेंसुरेशन का, वो डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पर। देखिए आपको एक बार पता होगा कि ये चीज बहुत देखी जाती है कि x की वैल्यू अगर आपको दे रखी है √a प्लस √b अपॉन √a/√b, ठीक है, और पूछा क्या जाता है आपसे, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में x प्लस 1/x, ठीक है। मान लीजिए और भी आगे उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है क्वेश्चन को, बट फंडामेंटली आपको ये चीज निकालनी है। तो इसका सीधा सा तरीका क्या होता है, x प्लस 1/x निकालने का, ट्वाइस ऑफ ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैथ बहुत ही एनालिटिकल सब्जेक्ट है, बट इसमें आपको याद भी रखनी चाहिए, क्योंकि आपको जो एग्जाम होता है भाई उसमें टाइम कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। टाइम कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सिमिलरली आपसे एक और चीज पूछी जाती है इसमें, आपसे पूछा जाता है x माइनस 1/x, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका √4 टाइम्स ऑफ √ab अपॉन a माइनस b। ये रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली निकालो खटाक से, डायरेक्टली निकालो खटाक से। देखो ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, जो इमेजिनेशन होती है ना, मतलब जो आप कैलकुलेशन बोलते हो ना कि कैलकुलेशन फास्ट करनी है, देखिए कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आप नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ इमेजिनेशन भी आपका होना चाहिए बहुत तेज। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 63 × 5, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे, ये कैसे लिख दिया मैंने भाई, क्योंकि ये 25 है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि जब मैं यहाँ पे 63 × 5 किया ना, और इसको 5 को मैंने सेपरेट कर दिया, तो 315 मैंने दिमाग में इमेजिन किया हुआ था कि भाई 315 मैंने दिमाग में इमेजिन किया हुआ था, और फिर 5 से मल्टीप्लाई जब किया आगे, तो इस 3 से 15 को बिना लिखे ही मैंने इसको 315 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1575 मैंने आंसर लिख दिया। समझ में आता आपको? तो आपको नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि 25 को मुझको ब्रेक करना है 25 से 5 × 5 में, यहाँ पे चाहिए तुम्हें अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इमेजिनेशन कहाँ चाहिए कि तुमने बिना लिखे ही इस चीज को इमेजिन कर लिया कि 5 × 63 315 आएगा, और 315 का बिना लिखे ही आपने 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया 1575।
समझ में आई बात आपको? तो इसलिए इसको ब्रेक डाउन करो कैलकुलेशन को इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिट्स और उसके बाद इमेजिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ठीक है, ये तो कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर ले, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्या बोला गया, आपको क्या वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है √3 - 2 अपॉन √3 + 2 और पूछा क्या जा रहा है x + 1/x पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है भाई, 2 × 3 + 2 अपॉन 3 - 2 यानी क्या हो गया आपका 10 आ गया। किसकी वैल्यू होगी 10 होगी x + 1/x। सही बात है, समझ में आई बात आपको? इस तरीके से प्लस वाला कर लिया। और यहीं पे अगर इसी केस में अगर हमसे x - 1/x पूछ लिया जाता, x - 1/x पूछ लिया जाता तो क्या हो जाता, तो हो जाता 4 × √3 × 2/1 यानी आपका हो जाता 4√6। किसकी वैल्यू हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है आपकी x - 1/x की, x - 1/x की। समझ में आ गई बात आपको? तो ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट अपने पास रखिए, ये जरूरी होता है, ठीक है। वो सब विजिबल होगा ना, नहीं विजिबल है तो यहाँ लिख देता हूँ, कुछ नहीं है उसमें। x - 1/x = 4 × क्या था 3 × 2/1 दैट इज 4√6। x - 1/x की वैल्यू है, ठीक है। देखिए और भी कुछ है क्या खास डिस्कशन के लिए? देखिए एक चीज और समझिए इस क्वेश्चन को, क्या इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में और मेंस में आया हुआ है, ठीक है। देखिए अब आपको एक बार बताइए, जो क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा है इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको। आपको 9x² + y² = 37 दिया गया है, ठीक है, 37 दिया गया। अब मुझको केवल एक बात बता दीजिए भाई, x के पास कोई भी वैल्यू हो सकती है क्या 1 के अलावा? अगर x को मैं 2 भी डाल देता हूं ना तो भी भाई आपका 36 पहुंच जाएगा, ठीक है, 36 पहुंच जाएगा। अगर मैं 36 पहुंच जाएगा अगर मैंने क्या डाल दी x की वैल्यू, अगर मैंने 2 डाल दी x की वैल्यू तो 4 हो जाएगा ना, तो 4 9 36। तो यहाँ पे केवल 2 ही पॉसिबल हो सकती है, मतलब एक के अलावा, सॉरी मैंने बोल दिया था शुरुआत में कि एक के अलावा कुछ वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, तो x की वैल्यू 2 ही हो सकती है। अब मुझको एक बताओ, अब आप बोल सकते हो सर नेगेटिव साइन की आपने चिंता क्यों नहीं करी? अगर भाई आप ध्यान से देखो, अगर ये रियल नंबर है, क्योंकि हम जनरली रियल नंबर मान के ही कंसीडर करते हैं, 9x² अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है, y² अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी ये दोनों जोड़ के 37 दे रही हैं, कहीं पर नेगेटिव साइन का कोई जिक्र ही नहीं है। और हमें इस बारे में सोचना भी नहीं कि इरेशनल या इमेजिनरी नंबर है, उस सब में नहीं जाना, रियल नंबर से इनके सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको परफेक्ट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस में, ठीक है। तो आपने क्या किया, 9x² प्लस आपके पास 9 को अगर आपने x की जगह पर 1 पुट कर दिया तो आपका क्या आ गया 9, और 9 37 में से 9 घटाएंगे तो 28 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, हमको क्या चाहिए, y की वैल्यू परफेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शंस वगैरह काफी क्लियर आए हुए, कहीं पे कोई भी अंडर रूट नहीं दिखाई दे रहा। तो आपने क्या किया, अब आपने x की जगह पर 2 पुट किया, x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 4 × 9 36 हो जाएगा, और 37 में से घटेगा 36 तो 1 बचेगा, तो 1 के अपने में परफेक्ट स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी आपके पास 2 और y की वैल्यू क्या होगी 1। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है, ये जो छोटी सी जो साथ में एक चिपका दी जाती है ना एक इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन बहुत वाइटल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्फॉर्मेशन। xy = 2 चेक करने के लिए, क्या हमारा xy = 2 आ रहा है, 2 × 1 2 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो 27 × 2 27 × 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो 27 × 2 27 × 8 करेंगे, 27 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 × 8 करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। उसमें हमको एक और जोड़ना है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यूनिट डिजिट हमारी 7 आनी चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन में 7 है हमारी यूनिट डिजिट? भाई केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर यूनिट डिजिट, 2 ही ऑप्शन है जहां पर यूनिट डिजिट 7 है, जो कि हमारा दूसरा और तीसरा है, ठीक है। अब क्या है, यहां से हम ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे, यहां से हम जो है ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे, तो क्या सीधी सी वैल्यू डाल दो, बस पूरा पूरा सॉल्व ही कर डालो। 8 सॉल्व क्या करना है, 27 × 8 क्या होता है, 27 × 8 प्लस 1, तो 7 8 जा 56, 216 प्लस 1 270 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, बस इतनी सी कहानी है इसकी। समझ में आई बात आपको? अब देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मतलब अलजेब्रा में तो भरी पड़ी है ये सब चीजें, बट क्योंकि जो सेशंस है वो बहुत लंबे हो जाएंगे, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बहुत कंट्रोल पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट जो है मैं बहुत कंट्रोल तरीके से दे रहा हूँ, बहुत फिल्टर कर करके, कि बहुत ज्यादा हाई भी ना हो जाए और इररिलेवेंट भी ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं बोर्ड पे, देखिएगा इस क्वेश्चन को।
देखिए क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, अंडर रूट, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? आपसे वैल्यू पूछी गई है 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा? ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपको? 1/4, 4/7, 1/4, 4/7, 3/4, और मान लीजिए अपनी तरफ से 3/5/4। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए। अब मुझको एक और बताइए, मुझको एक एक क्वेश्चन दे रखी है यार, ये वाली चीज मैं एक सेपरेटली भी इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में कवर करना चाह रहा हूँ कि इक्वेशंस जो होती है उनमें वैल्यू पुटिंग कैसे की जाती है। किसी भी इक्वेशन में आप कहीं पर भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, कंडीशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे वैल्यू पुटिंग की जा सकती है। तो देखिए ब्रीफली आप समझिए इस चीज को, अगर आपको दो इक्वेशन दी हुई है, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, तो यहां पर वैल्यू पुटिंग कभी भी नहीं होती। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी होंगी स्कूल के टाइम पर भी, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो वहां पर आप दो इक्वेशन दो वेरिएबल होते हैं, वहां पर कभी भी वैल्यू पुटिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, ये तो एक कंडीशन होगी। लेकिन कहीं पर एक ही इक्वेशन दी हुई है, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, अगर एक ही इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे मान लीजिए लाइन की कोई इक्वेशन दे रखी है, तो उसमें आप करते हैं ना, एक्स को 0 मान के वाई की वैल्यू निकाल दी, वाई को 0 मान के एक्स की वैल्यू निकाल दी। तो जब भी आपको एक इक्वेशन दे रखी हो और दो वेरिएबल दे रखे हो, तो उनमें से आप एक वेरिएबल को 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दो कंडीशन डिस्कस कर ली। एक तो होगी आपकी जब दो इक्वेशन हो, दो ही वेरिएबल हो, यानी कुल मिला के पहली इक्वेशन का मतलब ये है कि जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल हैं, तो आप उसमें वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। ठीक है, कुछ भी नहीं डाल सकते आप उसके अंदर। ठीक है, जब तक ऑप्शन इस तरीके के ना आपको अंदाजा दे रहे हो कि भाई ये जो इक्वेशन है ये यूनिवर्सल आइडेंटिटी है या फिर ये हमेशा बात सच होती है, ये इन वेरिएबल्स पर डिपेंड नहीं है, तो एक अलग केस है। लेकिन मैं एक जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कि जैसे आपको तीन इक्वेशन दे रखी है, तीन वेरिएबल दे रखे हैं, यहाँ वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। चार इक्वेशन चार वेरिएबल दे रखे हैं, वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। दो इक्वेशन दो वेरिएबल दे रखे हैं, वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। अगर आपको एक इक्वेशन दे रखे हैं, दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक वेरिएबल को 0 मान लो, दूसरे को निकाल दो। तीन वेरिएबल दे रखे हैं, एक इक्वेशन दे रखे हैं, इसका मतलब दो को 0 मान सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको दे रख मतलब जब नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी वेरिएबल ज्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, तो जितनी कम है उतने नंबर्स को आप 0 मान के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गया। बट मुझे एक बार बताओ, अगर आपको कहीं पर दो वेरिएबल दिए गए हैं और इक्वेशन 3 दी गई है, तो फिर क्या है? अगर आपको वेरिएबल दो दिए गए और इक्वेशन 3 दे देंगी, तो क्या है? तो भाई आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है इसमें एक्स्ट्रा कि दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला या जो सॉल्यूशन निकाला है, उसको हमेशा तीसरी इक्वेशन में भी पुट करके देखो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा उस इक्वेशन को। वो पॉइंट जो उस इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो उन दो इक्वेशन से निकल के आया उनको सेटिस्फाई कर रहा है और तीसरे वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। समझ में आई बात आपको? तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफली बताया इस चीज को। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारा दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल दे रखे हैं, इसका मतलब हम किसी एक को 0 मान सकते हैं। तो मैंने b को अपनी तरफ से 0 मान लिया, b को 0 मानूंगा तो बी स्क्वायर भी हट गया, ए भी हट गया, सब कुछ हट गया। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 2a। ठीक है, वैसे अंडर रूट ए स्क्वायर जो होता है वो आपका प्लस माइनस ए होता है। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर आपका प्लस माइनस ए होता है। ठीक है, डिटेल में सब बाद में जाएंगे कभी। अब तो 2a आ गया, हमने प्लस साइन लिया खाली, क्योंकि ऑप्शंस में कहीं पर भी नेगेटिव का जिक्र नहीं है। तो 2a इक्वल टू 1 हो गया। ए की वैल्यू क्या हुई? ए की वैल्यू होगी 1/2। ए की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी आपकी। हमसे पूछा गया ये एक्सप्रेशन, तो हमने क्या किया? इसमें वैल्यू पुटिंग कर दी। 0 है हमारा, b तो 0 है, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, 1 ही बचा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया? 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका 3/4। क्या आ गया आपका? 3/4 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन मान लो, 3/4 हमारा आंसर कुल मिला के। ठीक है, चलिए, तो आई होप जो है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और भी क्वेश्चन है, काफी चीजें यार डिस्कस करने के लिए, बट वही है कि जो सेशन है वो बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, तो फिर जो है इंटरेस्ट नहीं रहता देखने में लोगों का, तो उसका फिर कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आप जो है वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए यार, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी बोर होकर नहीं पढ़ना है, मजे के साथ पढ़ेंगे, चीजों को सीखते हुए चलेंगे, जिससे कि मजा भी आए और सीखने को भी बहुत कुछ मिले, क्योंकि एंजॉयमेंट के साथ ही पढ़ाई हो पाएगी, तभी दिमाग में मतलब चीजें घुसेंगी, वरना तो लेक्चर बोरिंग रहेंगे, तो फिर मतलब इट वॉन्ट बी वेरी इंटरेक्टिव। ठीक है ना, तो मैं यही चाहता हूँ कि सेशन इंटरेक्टिव बने और थोड़ा सा
है ना, लाइवली लगे थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जब तक के लिए आप जो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सेहत का ध्यान रखिए अपना। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग।